नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग वर्ग 9 के हिंदी से हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा से हम लोग जितना भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज के क्लास में वो देखने वाले हैं। और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसके लेखक की बात करता है कि लेखक का नाम क्या है, भारत के पुरातन विद्यापीठ के अगर लेखक का नाम पूछता है तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी क्या करता है कि विधा पूछता है कि इसकी विधा क्या है, तो याद रखेंगे इसकी जो विधा है वो जो है निबंध है। तो दो चीज़ आप याद रखें कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है किसका लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा गया है। और इसकी विधा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जान जाते हैं। थोड़ा सा परिचय जानेंगे। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर आपसे पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1884 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। अगर पूछता है कि किस राज्य में हुआ था इनका जन्म, तो आप बता देंगे बिहार में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, बिहार में। अगर आपसे पूछता है जिला का नाम पूछता है तो याद रखिएगा सारण जिले में हुआ था जन्म इनका। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है किस गांव में हुआ था, तो याद रखेंगे गांव का नाम पूछे तो जीरादेई। इतना चीज़ याद रखेंगे। जन्म कब, 3 दिसंबर 1884 को। किस राज्य में, बिहार में। किस जिले में, सारण जिले में। किस गांव में, तो जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अब आइए इससे क्या पूछ सकता है, ये जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे आपकी बुक से ही ये सारा क्वेश्चन बन रहा है। पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे जी, अस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक चीज़ और समझिए, इनकी मृत्यु पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 फरवरी 1963 को क्या हुई थी जी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक बार थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। कहेगा कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। किस राज्य में हुआ था, बिहार में। किस जिला में, सारण जिला में। किस गांव में, तो जीरादेई में। कहेगा संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किससे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मृत्यु कब हुई, 28 फरवरी 1963 को। आई होप आप जो है शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में समझ गए हैं। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। अभी हम आपको बताएं कि ये जो चैप्टर जो है इसकी विधा क्या है जी, निबंध है। क्या है, निबंध है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, नालंदा जो है कहाँ है जी, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है। आपसे अगर पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता होगा बिहार की राजधानी जो है पटना है। अगर कहता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे झारखंड की राजधानी जो है रांची है। महाराष्ट्र की पूछता है तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की मुंबई, याद रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश का पूछता है तो क्या याद रखेंगे, भोपाल याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, नॉलेज के लिए भी है, इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है 2 नंबर कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी।
इस निबंध के अनुसार बताइए मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार, या इसको बोलते हैं गिरिव्रज। गिरिव्रज को ही हम लोग बोलते हैं राजगीर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, राजगीर या राजगिरी बोल सकते हैं। ठीक, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, व्यवहार या गिरिव्रज थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का 3 नंबर होगा। तीसरा कह रहा है कि इनमें से कौन नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति थे। इनमें से कौन नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति थे। ऑप्शन देख के जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल जो थे नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि नालंदा के कुलपति आचार्य डैश तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहां गए थे। नालंदा के कुलपति आचार्य डैश तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहां गए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो नालंदा के कुलपति आचार्य कौन थे जान लीजिए। तो शांति रक्षित, कौन थे, शांति रक्षित थे, जो तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहाँ गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कहीं शांति रक्षित देता है तो कहीं भक्ति रक्षित देता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उनके साथ में ये भी गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पांचांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है, आप बताने का प्रयास कीजिए 5 का आंसर। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध की क्या है, ये जन्मभूमि है। किसके अनुसार, युआन चांग के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर और छठा देखिएगा। कह रहा है कहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित थे। कहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्कीहार। कुर्कीहार से प्राप्त हुई मूर्तियाँ नालंदा शैली से क्या थे, प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, बहुत इजी प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे। तो अभी बताए थे प्रथम जो थे राष्ट्रपति थे। क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा और किसका केंद्र था। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा और किसका केंद्र था। तो चैप्टर के अनुसार से किसका हो जाएगा, कला का केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। कह रहे भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विद्या है। गद्य की कौन सी विद्या है। ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, सही होगा, निबंध है। ये क्या है, निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर देख लेते हैं। और 10वां कह रहा है वर्तमान नालंदा किस ग्राम कुंडों से 7 मील दूरी पर है। कह रहा है कि वर्तमान नालंदा किस ग्राम कुंडों से 7 मील की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह से क्या है, 7 मील दूर है। और राजगृह जो है किसकी प्राचीन राजधानी थी, याद रखेंगे मगध की प्राचीन ये राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नालंदा किनके जन्म का स्थल रहा है। नालंदा किनके जन्म का स्थल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, नालंदा जो है सारिपुत्र के जन्म का स्थल रहा है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आई होप कि आप जो है अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ रहे होंगे। ये सारी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पूरा ज़रूर देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है नालंदा का खंडहर किस प्रदेश के नालंदा जिले में है। नालंदा का खंडहर किस प्रदेश के नालंदा जिले में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। कहाँ है जी, बिहार में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और बताया था कि बिहार की राजधानी कहाँ, पटना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बौद्ध धर्म दर्शन से क्या हुआ है, नालंदा जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है। 14 नंबर देखिएगा, 14 कह रहा है नालंदा का जन्म किसके उदान दान से हुआ था? नालंदा का जन्म किसके उदान दान से हुआ था? तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ की जनता से। वहाँ की जनता के माध्यम से क्या हुआ था? नालंदा का जन्म हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है 15 नंबर कह रहा है कि नालंदा कहाँ के इतिहास को समेटे हुए है? नालंदा कहाँ के इतिहास को समेटे हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के इतिहास को समेटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और 16 कह रहा है कि युआन चांग किस भारतीय सम्राट के समय नालंदा आया था? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग युआन चांग को हम लोग वेनसांग भी हम लोग कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेनसांग भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि युआन चांग किस भारतीय सम्राट के समय नालंदा आया था? तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में ये नालंदा आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाहियान भारत में किस देश से आया था? फाहियान जो आया था किस देश से आया था? इजी प्रश्न है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कह रहा है 18 नंबर कि किस सम्राट के समय युआन चांग भारत में आया था? किस सम्राट के समय युआन चांग भारत में आया था? तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अभी हम कराए हुए हैं। कह रहा है किस सम्राट के समय में युआन चांग भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन युआन चांग जो है अभी बताए थे हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। और 19 नंबर इम्पोर्टेंट है। युआन चांग ने भारत को किसकी धरती कही थी? युआन चांग ने भारत को किसकी धरती कही थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो ध्यान दीजिएगा, युआन चांग ने भारत को किसकी धरती कही थी? तो बुद्ध की धरती कही थी। ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि तिब्बत के लेखक लामा के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि है? तिब्बत के लेखक लामा के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि है? तो याद रखिएगा, नालंदा जो है सारिपुत्र की क्या है? जन्मभूमि है। नालंदा किसकी भूमि है जी? सारिपुत्र की भूमि है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नालंदा की जो सर्वाधिक उन्नति है, नालंदा की जो सर्वाधिक उन्नति है किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ। नालंदा की सर्वाधिक उन्नति किसके शासनकाल में हुआ जी? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको पढ़ाए थे समास, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे राजपुत्र का? तो बोलेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और आपको बताए थे कि अगर समास विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्ह आ जाएगा तो वहीं क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और इस सेशन में आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आगे किस चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जाए, किस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया जाए, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। और ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन तो बनता ही है। और जो न्यू बच्चे हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।